चलिए, तो आज का इस वीडियो आप सभी छात्र के लिए खास होगा। और आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी मॉडल सेट 7 का। बायोलॉजी मॉडल सेट 7 का आज नया चैप्टर का बात करने वाले हैं, जो कि नए चैप्टर में आप लोग के सामने आया है 37 प्रश्न, जो आप सभी बच्चों को तो थोड़ा हार्ड लगेगा, पर ये प्रश्न आप सभी छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम बताने वाले हैं टोटल 37 प्रश्न, जो VVI प्रश्न है। और ये VVI प्रश्न आप लोग को 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट में जय माता सरस्वती जरूर लिखिएगा। और सबसे ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि मेरा चैनल जो है ना वो आरती शर्मा AS क्लासेस +2 से है। तो इस चैनल का नाम हम बता दिए। और सबसे पहले जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे और इस वीडियो के माध्यम से नए नए वीडियो आप लोग के सामने जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे और अपनी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है कि लेमार्कवाद का संबंध क्या है। लेमार्कवाद का संबंध, तो चलिए हम जानते हैं कि लेमार्कवाद का संबंध क्या होता है। तो उपयोग एवं अनुपयोग, अपवर्जित उपवर्जित लक्षणों की वंशागति। तो हमें क्या करना है, दोनों में तो आंसर नहीं लगाना है, बस आंसर लगाना है तो A एवं B में। तो प्रश्न कहता है कि लेमार्कवाद का संबंध किससे है, तो A एवं B से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लेमार्कवाद का, तो ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है दूसरा में कह रहा है एकिडना क्या है। चलिए हम देखते हैं कि एकिडना क्या है। इस वीडियो में बता रहे हैं आप लोग को एकिडना। तो एकिडना हो जाएगा योजक कड़ी। क्या होगा, योजक कड़ी, याद रखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एकिडना क्या है, तो एकिडना जो है ना वो योजक कड़ी है। ऑप्शन नंबर B लगाएंगे हम, योजक कड़ी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका आता है तीसरा में कह रहा है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। कह रहा है प्रश्न कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। तो चलिए हम जानते हैं कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। तो 3 का आपका हो जाएगा लामा। क्या होगा, लामा। प्रश्न कर रहा है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत क्या होगा, लामा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, लामा। चलिए अगला देखेंगे हम 4 में कह रहा है कि स्पीच प्लेटरेम पुस्तक किसने लिखी। यह एक पुस्तक है। कह रहा है स्पीच प्लेटरेम पुस्तक किसने लिखी। तो चलिए हम देखते हैं कि स्पीच प्लेटरेम पुस्तक किसने लिखी है। तो 4 का आपको हो जाएगा केरोलस लीनियस। प्रश्न कर रहा है कि स्पीच प्लेटरेम पुस्तक किसने लिखी है, तो केरोलस और लीनियस। प्रश्न को हमेशा पढ़िए और उसके बाद उसका आंसर लगाना है कि केरोलस और लीनियस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 5 में प्रश्न कर रहा है कि पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में भी मिलते हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को पता होना चाहिए कि पहला मानव है जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में भी मिलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये एक जो है ना हेमो इरेक्टस है। क्या है, हेमो इरेक्टस। तो प्रश्न कर रहा है आपका कि पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले उसे हम कहते हैं हेमो इरेक्टस। क्या कहते हैं, हेमो इरेक्टस। 5 का देख लेंगे तो हेमो इरेक्टस, ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 6 में प्रश्न कर रहा है कि कोई सर्वेटेस को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है। प्रश्न कर रहा है कि कोई सर्वेटेस को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया है। तो ये हो जाएगा ओपेरिन व सिडनी फाक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। तो चलिए हम प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं कि कोई सर्वेटेस को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया। तो ओपेरिन व सिडनी फाक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B में। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 7 नंबर में प्रश्न देखना है कि छोटी समष्टि से एलील का अक्षमिक विलोपन क्या है। कह रहा है कि छोटी समष्टि से एलील का अक्षमिक विलोपन क्या है। तो एलील का जो अक्षमिक होता है उसका विलोपन क्या होगा। तो इसका विलोपन वो हो जाएगा आनुवांशिक अपवाहन। छोटी एलील का अक्षमिक विलोपन होता है आनुवांशिक अपवाहन। तो चलिए हम जान लेते हैं कि छोटी का जो समष्टि है वह एलील का आकस्मिक विलोपन है। तो आनुवांशिक अपवाहन। क्या, आनुवांशिक अपवाहन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B में। चलिए
अगला का बात करते हैं तो अगला आपका आता है 8 में। तो 8 में प्रश्न का आता है कि कौन अमर है। चलिए हम जानते हैं कि कौन अमर है। तो 8 नंबर में हो जाएगा जनन कोशिका। जनन कोशिका है ना वो अमर है। ये जनन कोशिका जो है ना कभी मरता नहीं है। अगर हाथ में हम चुट्टी काटते हैं तो हाथ का कोशिका मरता है फिर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन अमर है। तो ये जो है ना जनन कोशिका ये अमर है। ये अगर पूछेगा प्रश्न कि आप लोग को क्या अमर है तो आप लोग को वहाँ डायरेक्ट लिखना है कि जनन कोशिका अमर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला आपका आता है 9 में। 9 में प्रश्न कर रहा है कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे। चलिए हम जानते हैं कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे। तो 9 का आपका हो जाएगा मीसोजोइक, मतलब मीसोजोइक के दौरान डायनासोर उपस्थित हुए थे। प्रश्न कर रहा है कि डायनासोर किसके दौरान उपस्थित हुए थे। तो मीसोजोइक के दौरान जो है वो उपस्थित हुए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 10 का। 10 में कह रहा है कि जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है। प्रश्न कर रहा है कि जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई। तो जीवन का जो अतिरिक्त है वो स्थलीय है पर उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है। तो ये हो जाएगा पेंसपर्मिया। क्या पेंसपर्मिया, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए प्रश्न हम दोबारा से देख लेते हैं कि जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है। तो पेंसपर्मिया ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे पेंसपर्मिया। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 11 में। 11 में कह रहा है कि स्टेनले मिलर प्रयोग बताता है। स्टेनले मिलर प्रयोग बताता है। सभी छात्र को देखना है कि स्टेनले मिलर प्रयोग बताता है। 11 का देखना है और 11 का आपका आंसर आ जाएगा रसायनवाद। क्या स्टेनले मिलर प्रयोग किसको बताया। तो रसायनवाद को बताता है। रसायनवाद प्रश्न कर रहा है कि स्टेनले मिलर प्रयोग किसको बताया था। तो रसायनवाद को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का कि एकिडना क्या है। चलिए हम देख लेते हैं एकिडना। तो एकिडना क्या है। योजक कड़ी है। अभी हम पीछे बताए थे एकिडना क्या है। तो एकिडना एक योजक कड़ी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे। अगला आपका आता है 13 में। 13 में कह रहा है कि एक जाति का उद्योकाशीय इतिहास जाना जाता है। कि एक जाति का उद्योकाशीय इतिहास जाना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि एक जाति का उद्योकाशीय इतिहास जाना जाता है। तो 13 का आपको जगह जाति वृत्ति क्या कर रहा है कि प्रश्न कहता है आपका कि एक जाति है और उसका जो है ना उद्योकाशीय इतिहास जाना जाता है किसके कारण। तो जाति वृत्ति के समान, जाति वृत्ति के कारण उसका उद्देश्य इतिहास जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आ जाता है 14 नंबर में। 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। तो जैव विकास का कौन सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जीवाश्म जो है ना वो जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। याद रखें सभी छात्र कि जीवाश्म जो है ना वो जैव का सबसे प्रमाण अच्छा स्पष्ट देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 15 में। 15 में कह रहा है आपका कि हर्डी बिनबर्ग संतुलन में अतिष्मात्मक परिवर्तन है। प्रश्न कर रहा है कि हर्डी बिनबर्ग संतुलन में अतिष्मात्मक परिवर्तन है। 15 का देखना है और 15 का आपका आंसर करेगा आनुवांशिक अपवाहन। प्रश्न कर रहा है कि हर्डी बिनबर्ग संतुलन में आदिष्मात्मक परिवर्तन है। याद रखिए सभी छात्र प्रश्न को हमेशा समझना है कि हार्डी बिनबर्ग का जो संतुलन है वो आदिशात्मक परिवर्तन है। तो 15 का हो जाएगा आनुवांशिक अपवाहन। क्या आनुवांशिक अपवाहन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 16 में। 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है। याद रखें कि निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है। सभी छात्र को देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद से युक्त है। ये हो जाएगा विभिन्नता जो है ना विकासवाद से युक्त है। तो सभी छात्र को याद रखना है विभिन्नता विकासवाद से युक्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 17 में। 17 में कह रहा है कि डेडो क्या है। याद रखेंगे तो डेडो हो जाएगा विलुप्त प्राणी। डेडो क्या है। विलुप्त प्राणी। याद रखें सभी छात्र अगर एग्जाम में पूछे डेडो क्या है तो डेडो डायरेक्ट आंसर लगाना विलुप्त प्राणी। तो विलुप्त प्राणी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए।
चलिए अगला देखेंगे हम 18 का। 18 में कह रहा है कि मिलर यूरे क्या कह रहा है कि मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात क्या होता है, कि मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात क्या होता है। तो 18 का आंसर जो है ना 2:1, 1:2 हो जाएगा। प्रश्न कहता है आपका कि मिलर का जो यूरे है वो किसके द्वारा गैसीय मिश्रण अनुपात होता है, तो 2:1, 1:2। तो 18 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए नंबर में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 19 में कि चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था। चलिए हम देख लेते हैं कि चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था। 19 का देखना है और 19 का आपको हो जाएगा HMS बीगल। क्या होगा, HMS बीगल। इसको ना याद रखना है। प्रश्न कहता है कि चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था, तो HMS बीगल। तो इसका आंसर जो है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, HMS बीगल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 20 में। 20 में कह रहा है आपका कि कौन सा मत व्यक्तिगत जाति वृत्ति की पुनरावृत्त करता है। कह रहा कि कौन सा मत व्यक्तिगत जाति वृत्ति की पुनरावृत्त करता है। 20 का देखना है और आपका 20 का आंसर हो जाएगा पुनरावृत्त सिद्धांत। क्या होगा, पुनरावृत्त सिद्धांत। प्रश्न कहता है कि कौन सा मत व्यक्तिगत जातीय वृत्ति की पुनरावृत्त करता है, तो पुनरावृत्ति सिद्धांत। इसका आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर सी में। क्या होगा, पुनरावृत्ति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी लगाना है। चलिए अगला देखेंगे तो अगला आपका आता है 21 में। 21 में कह रहा है कि जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध क्या है। जैव का जो विकास है उसका मुख्य संबंध क्या है, दोनों से रिलेटेड क्या है। तो 21 में हम देखेंगे कि दोनों से रिलेटेड धीरे धीरे होने वाली परिवर्तनों का रिलेटेड जो है वो जैव विकास और सिद्धांत होता है। तो प्रश्न आपका कहता है कि जैव विकास का जो सिद्धांत होता है उसका मुख्य संबंध होता है धीरे धीरे होने वाली परिवर्तनों से। मुख्य संबंध क्या होता है, धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 में देखेंगे। 22 में कह रहा है कि जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है। जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है, तो सभी छात्र को पता होगा कि जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है। तो ये हो जाएगा किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास, किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। प्रश्न आपका कहता है कि जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है, तो किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास, ऑप्शन नंबर ए। 22 का क्या जगह, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 का। 23 में कह रहा है कि ड्रॉबिन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए। ड्रॉबिन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए, याद रखना है कि ड्रॉबिन किसके कारण से अत्यधिक प्रभावित हुए, तो मोल्थस। क्या होगा, मोल्थस। प्रश्न कर रहा है कि ड्रॉबिन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए, तो मोल्थस, ऑप्शन नंबर ए लगाना है हमको, मोल्थस में। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 24 में। 24 में कह रहा है कि जीवों का अनुकूलन क्या होता है। याद रखेंगे कि जीवों का अनुकूलन क्या होता है। तो 24 का आपका देखना है तो वो जगह अपावर्जित लक्षण। क्या होगा, अपावर्जित लक्षण। प्रश्न कर रहा है कि जीवों के अनुकूलन क्या होता है, तो अपावर्जित लक्षण। इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 का देख लेना है और 25 में प्रश्न क्या कहता है इन्हें भी देखते हैं। तो 25 का प्रश्न कर रहा है कि आदि वातावरण में निम्नलिखित में किसका अभाव था। आदि वातावरण में निम्नलिखित में किसका अभाव था, 25 का देखना है और 25 का हो जाएगा ऑक्सीजन। याद रखना है कि आदि वातावरण में निम्नलिखित में किसका अभाव रहता है, तो वो होता है आपका ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है 26 में। 26 में कह रहा है कि ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आता है। ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आता है। चलिए हम देखते हैं कि प्रश्न कहता है कि ब्रह्मांड जो होता है वो किसके अनुसार पृथ्वी पर अन्य ग्रहों के रूप में आता है। 26 का हो जाएगा आपका विषाणु के द्वारा जो है ना ब्रह्मांडवाद में इसके अनुसार पृथ्वी पर अन्य ग्रहों के रूप में जीव आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु, ऑप्शन नंबर सी लगाना है, विषाणु। चलिए अगला देखना है 27 में। 27 में कह रहा है कि वैज्ञानिक SL मिलर ने कार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोग में जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित गैस का उपयोग किया था। प्रश्न कहता है कि वैज्ञानिक SL मिलर ने कार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोग में जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित में गैस का उपयोग किया था। तो निम्नलिखित गैस का उपयोग आपके सामने हो जाएगा मीथेन और अमोनिया, इसके साथ जो है ना
निम्नलिखित गैस का उपयोग किया था, बहुत सारा गैस का उपयोग किया था। तो 27 में हो जाएगा हाइड्रोजन। ये दोनों मिलकर किस गैस का उपयोग किया था, तो हाइड्रोजन का, मीथेन और अमोनिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे, अगला मतलब हो जाएगा आपका 28 में। 28 में कह रहा है स्वतः जनन का सिद्धांत, जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना जाता था, को जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खरीज किया था। याद रखेंगे, प्रश्न का था आपका कि स्वतः जनन का सिद्धांत, जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना गया था, और जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खारिज किया था। जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खारिज में किया था। 28 का देखेंगे, और 28 का आपका आता है लुई पास्चर। क्या होगा, लुई पास्चर। तो 28 को होगा लुई पास्चर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, लुई पास्चर। अगला देखेंगे आपका आता है 29 में। 29 में कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की थी, उसका नाम क्या है। चलिए हम देख लेते हैं मेरे प्यारे छात्र कि चार्ल्स डार्विन ने किस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा पूरा की थी और उसका नाम क्या है। तो 29 का हो जाएगा बीगल। बीगल जहाज का नाम है, याद रखना है। प्रश्न में कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा पूरा की थी, उसका नाम है बीगल। याद रखना है, क्या होगा, बीगल। तो बीगल आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो बीगल। चलिए 30 में देखते हैं। 30 में कह रहा है आपका कि प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियों जो आज के मेढक और सेलामांडर के पूर्वज थे। याद रखना है कि प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियां जो आज से मेढक और सेलामांडर के पूर्वज बने, आज के मेढक और सेलामांडर के पूर्वज बने। तो 30 का आपका कह रहा है कि शीलाकेंथ। क्या होगा, शीलाकेंथ। प्रश्न कह रहा है आपका कि प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियों जो आज के मेढक और सेलामांडर के पूर्वज बने, वो आपका बना शीलाकेंथ। क्या होगा, शीलाकेंथ। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, शीलाकेंथ। चलिए अगला आपका देखता है, तो अगला आपका आता है 31 में। 31 में प्रश्न कहता है कि अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। प्रश्न कर रहा है कि अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। चलिए हम देख लेते हैं कि अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। तो चलिए हम देखेंगे, और 31 का आपका आंसर हो जाएगा अपसारी विकास। क्या हो जाएगा, अपसारी विकास। सभी छात्र को याद रखना है, क्या होगा, अपसारी विकास। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, अपसारी विकास। चलिए 32 में देखते हैं। तो 32 में कहता है ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी, तस्मानियाई भेड़िया तथा एक अपराधानी स्थानीय भेड़िया दर्शाते हैं। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी और तस्मानियाई भेड़िया तथा एक अपरास्थानी भेड़िया दर्शाते हैं। एक अपरास्थानी भेड़िया दर्शाते हैं। तो ये आपको अभिसारी विकास जो है ना, यही कहता है कि ऑस्ट्रेलियाई धानी, शिशुधानी, तस्मानियाई भेड़िया तथा एक अपरास्थान भेड़िया दर्शाते हैं अभिसारी विकास। ये अभिसारी विकास में इतना सारी चीज दर्शाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 33 में देखेंगे। 33 में आपका कहता है कि जीव संख्या के समस्त जीनों का योग क्या कहलाता है, कि जीव संख्या के समस्त जीनों का योग क्या कहलाता है। 33 का देखेंगे सभी छात्र कि जीव संख्या के समस्त जीनों का योग क्या कहलाता है। 33 का देखना है जीन कोष। क्या हो जाएगा, 33 का जीन कोष। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन कोष। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 34 में। 34 में कह रहा है कि मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। 34 का देखना है कि मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। 34 का होगा अफ्रीका। याद रखना है, मानव का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, अफ्रीका में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए 35 में देखेंगे कि अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। याद रखना है कि अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है समवृत्ति अंगों द्वारा। प्रश्न कहता है कि अभिसारी विकास किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो समवृत्ति अंगों द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 में कि क्रमिक विकास में योगदान क्या है। तो क्रमिक विकास में पर परागन। क्रमिक विकास में क्या योगदान है, तो पर परागन। प्रश्न कहता है कि क्रमिक विकास में क्या योगदान है, पर परागन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 37 में। 37 में कह रहा है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। 37 का देखना है कि रेड डाटा बुक में इनमें से सभी, यानी कि दुर्बल पौधों की सूची, विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, आपातित ग्रस्त प्राणियों की सूची।
तो इसका आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक में सम्मिलित इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे छात्र, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरे प्यारे छात्र, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आप सभी छात्र के लिए, ताकि आप लोग बिहार बोर्ड का नाम रोशन करें। तो सभी छात्र से एक बार हाथ जोड़ करना निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसका वॉच टाइम 100 पार्ट जरूर कराएं मेरे प्यारे छात्र। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।